हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ आगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर। और ये जो है आज हम चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर जो कवर करेंगे वो 10 to 14 है। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 to 9 जो है एनसीईआरटी का टू दी पॉइंट्स में नोट्स दे दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों के लिए रिविज़न में जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो देखें, एक दो बार देख लें, इससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें लर्न हो जाएंगी। लेकिन अपना नोट्स ज़रूर आप प्रिपेयर कीजिए अगर आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर जो है अपना कर रहे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, तो वो है चैप्टर 10 to 14। कौन सा चैप्टर 10 to 14 लेंगे और बहुत ही अच्छे से टू दी पॉइंट्स में क्लियर करूँगी मैं। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो इतना बहुत ही मुश्किल नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने पूरे जो है चैप्टर से ले लिए हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। तो आगे चलते हैं। जो चैप्टर हमारा 10 है इसमें हुत्तुतु चैप्टर नेम आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर का नेम जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हुत्तुतु। तो इस चैप्टर के नेम को आप यहाँ पे इस चैप्टर के नेम को और इस पिक्चर को कनेक्ट कर लीजिए। हुत्तुतु का मतलब क्या होता है, तो पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पे जो है कुछ बच्चे जो हैं क्या मिलकर कर रहे हैं, वो कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबड्डी को ही क्या बोला जाता है, हुत्तुतु। मतलब कुछ जगहों पे कबड्डी के जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके कई नाम दे दिए जाते हैं, इसमें से कौन सा कबड्डी का नाम नहीं है, और सब मिलते जुलते ही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कबड्डी को एक तो हुत्तुतु बोला जाता है, एक बोला जाता है चेडू गुडू, हुत्तुतु, हाडूडू भी बोला जाता है, छुक किट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छुक किट। तो ये सभी जो है कबड्डी के नाम हैं। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी के खेल में जो है पूरे 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी आगे देखते हैं हम। इस चैप्टर में ही कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसके पॉइंट्स देकर पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके बारे में कई बातें लिखी गई हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहले जो है ये कर्णम है, तो ये हमारा जो है कर्णम। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, तो सबसे पहले जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी, एक वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता जो है वो क्या थे, हवलदार। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर होती है और इसके पिता जो है क्या होते हैं, हवलदार। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर तो थी, लेकिन ये क्या ऐसे ही वेट लिफ्टर बन गई, नहीं। ये 12 वर्ष की एज से ही, मतलब बहुत छोटी सी एज से ही जो है भार उठाने का प्रयास करने लगी थी, तभी जाके कहीं जो है एक ये अच्छी वेट लिफ्टर बन पाई। और आज के टाइम में जो है ये लगभग 130 किलो का वज़न उठा लेती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है कितने किलो का वज़न उठा लेती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कितना, 130। इन्होंने भारत में अभी तक कितने मेडल जीते हैं, तो इसने भारत में अभी तक जो है टोटल 29 मेडल जीत चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है इस चैप्टर में। आगे जो है ज्वाला लीला हीरा, ये जो है तीनों बहनें होती हैं। ज्वाला लीला हीरा जो है ये तीनों बहनें होती हैं और तीनों ही कबड्डी में बहुत ही माहिर होती हैं। ये तीनों बहनें कौन सा खेल खेलती हैं, कबड्डी। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। हीरा जो है कबड्डी टीम की कोच भी बनती है। तीनों बहनों में ज्वाला लीला हीरा में कबड्डी की कोच कौन बनी, तो याद रखिएगा कौन बनती है, हीरा जो है कबड्डी की कोच भी बनती है। अब इस चैप्टर के अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो जो है पूरे टोटल कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। और एक टीम में इसमें भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। हो सो ये अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है चैप्टर 11। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से भी बहुत बार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर में फुलवारी
फुलवारी, फुलवारी से समझ में आ रहा होगा फूल पत्ती, मतलब बागवान के बारे में, मतलब बगीचे के बारे में, कुछ ऐसा ही समझ रहे होंगे। लेकिन इसे फुलवारी चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है, अब ये देखिए। इस चैप्टर में जो है सबसे पहली बात जो बताई गई है मधुबनी के बारे में। मधुबनी, अगर मैं नॉर्मल बात बता दूं तो मधुबनी जो है ये हमारा जो कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा जो है बिहार में पड़ता है। ये बिहार में पड़ता है। और ये मधुबनी, आगे देख रहे होंगे चित्रकला, तो मतलब कि मधुबनी एक चित्रकला है, एक पेंटिंग है। और ये इसका मधुबनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है मधुबनी ज़िले में क्या हुआ है, मधुबनी ही ज़िले में बनती है, तो इसीलिए जो है ये मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। तो मधुबनी से याद रखिएगा चित्रकला। ये चित्रकला जो है ये जो चित्रकला है ये बहुत ही पुरानी चित्रकला है। बिहार में मधुबनी नामक ज़िले में है और उसी के नाम से इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे मधुबनी ज़िले में बनाया जाता है, इसीलिए इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है क्यों कब बनाया जाता है, तो ये त्योहारों में और खुशी के मौक़ों पर जो है ये घर के दीवारों पर और आंगन में जो है ये इसके चित्र बनाए जाते हैं। यह पीसे हुए चावल के घोल में जो है रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस टाइप का होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जो मधुबनी पेंटिंग है ये देखिए, तो इसमें कुछ इस तरीके से जो है ये फूल पत्तियाँ देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि, एक मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ इसे। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, किस चीज़ का, यहाँ पे एकदम प्रकृति का बहुत ही महत्व होता है। तो प्रकृति की ही चीज़ों को जो है दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड है, किस तरीके से यहाँ पे जो है ये बर्ड है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे फूल पत्ती देख सकते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हाथी का चित्र है। तो जो प्रकृति को है, इसका मेन जो उद्देश्य है ये प्रकृति को दर्शाना। और ये जो है खास कर जो है, एक मिनट, इसको कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। हाँ, खास कर जो है ये पीसे हुए चावल में जो है रंग मिलाकर जो है ये बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा। इन रंगों को बनाने के लिए किसका, वो भी नेचुरल ही चीज़ों का जो है इसमें प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से, हल्दी, इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। फूल का, पेड़ों के रंग मिलाकर जो है ये बनाए जाते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति का बहुत ही महत्व है। पेंटिंग में भी प्रकृति को उतारा गया है और जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो भी प्राकृतिक ही होते हैं। इस पेंटिंग में इंसान आपको देखने को मिलेंगे, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, अन्य मतलब जितने भी प्रकृति जीव जंतु हैं उन्हीं के साथ जो है ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी चैप्टर में, इत्र। इत्र के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध शहर जो है वो क्या है, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा जो कन्नौज है वो इत्र के लिए फेमस है। किसके लिए, तो कन्नौज जो है ये इत्र के लिए फेमस है। इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। गोदावरी और जीनिया के फूलों के रंगों से जो है कपड़े रंगे जाते हैं। किन फूलों के रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन देंगे, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि गोदावरी और जीनिया के जो हैं फूलों के रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं। अब कुछ फूलों को खाते भी हैं, और कहाँ पर खाते हैं और कौन से फूल को खाते हैं ये हम देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले कचनार। कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो है कौन से फूल की सब्जी बनाई जाती है, वो है कचनार। केले के फूल की सब्जी केरल कहाँ पर होता है, केरला में। तो केरल में जो है केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। सैजन, सैजन बहुत ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है इसको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है
चैप्टर कैसे कैसे बदले घर। अब इसमें देखिए, इसमें घरों को आप सब लोग जानते हैं कि पहले घर जो है मिट्टी के हुआ करते थे। धीरे धीरे घर जो है उन्हीं मिट्टी के घरों को जो है ईंट पत्थर मिट्टी को ही लगाकर ईंट पत्थर लगाकर जो उसे थोड़ा सा पक्का बनाया गया। फिर सीमेंट आया, फिर बहुमंजिला इमारतें बनने लगी और फैमिली भी डे बाय डे, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। इस तरीके से जो है बदलाव होता चला गया। तो कैसे कैसे बदले घर, इसमें जो है चैप्टर में सबसे पहले एक जगह का जिक्र किया गया है, गाजी खाना, और ये पूछा भी जाता है। तो गाजी खाना कहाँ पर है? तो गाजी खाना याद रखिएगा, गाजी खाना कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कच्चे घरों में दीवारों पर गोबर या मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो कच्चे घरों में गोबर या मिट्टी का लेप करने का एकमात्र कारण था कि गोबर मिलाने से मिट्टी के घर में जो है कीड़ा नहीं लगते। तो याद रखिएगा, लकड़ी की छत में दीमक ना लगे इसके लिए लोग क्या इस्तेमाल करते थे? तो नीम और कीकर की लकड़ियाँ लगा देने से जो है छत में जो है लकड़ी की छत में दीमक नहीं लगती थी। कौन सी लकड़ी, किस चीज़ की लकड़ी? नीम और कीकर की लकड़ी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे जो है हमारा चैप्टर 13 चैप्टर में जो है पहाड़ों से समुद्र तक। अब इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि तालाब व झीलों का पानी गंदा होने का क्या कारण है। नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि इंसान ही गंदे करते हैं। तो इंसान के कौन कौन से ऐसे काम हैं? नदी के किनारे बसे हुए कुछ लोग होते हैं जिसके कारण जो है पानी का अलग अलग तरह से वो जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कपड़ा धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना। तो इन्हीं कारण से पानी जो है गंदा होता है। अब पानी को साफ़ करने का उपाय क्या है? वैसे तो आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से ये बहुत ही हार्ड होता है और हमें उनको पॉइंट ऑफ मतलब अपने माइंड में रखकर जो है इन सब चीज़ों को पढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पानी को साफ़ करने का एकमात्र उपाय जो है हम सब जानते हैं, पानी को उबालना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 14 है, बसवा का खेत। और इस चैप्टर में भी दो तीन चीज़ें जो कही गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वेलवानिका गांव कहाँ पर है? तो वेलवानिका जो गांव है वो हमारा है कहाँ पर? कर्नाटक में। ये याद रखिएगा। घूंटी का प्रयोग मिट्टी को क्या करने के लिए किया जाता था? मतलब यह तो आपसे पूछ सकता है कि मिट्टी को नरम करने के लिए कर्नाटक शहर में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? या तो ये भी पूछ सकते हैं मिट्टी को नरम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुदाल दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो घूंटी का जो है प्रयोग किया जाता था। और घूंटी किसको कहा जाता है? कुदाल को। बाकी जगहों पे कुदाल, लेकिन जो है हमारा दक्षिण भारत में कर्नाटक शहर में जो है सिर्फ घूंटी बोला जाता है। कुरिगे जो है किसको कहा जाता है? तो कुरिगे जो है ये हल को कहते हैं। और एक इलिगे होता है। इलिगे इसमें मैंने लिखा नहीं है, शायद मैं भूल गई होंगी, लेकिन है इलिगे, पूछा भी गया है। इलिगे का मतलब क्या होता है? इलिगे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है इलिगे वो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हंसिया के लिए। किसके लिए? हंसिया के लिए। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर नोट्स अपने बनाना शुरू नहीं किया है तो पीछे के वीडियोस जो हैं पार्ट 1, 2, 3 उसमें चैप्टर 1 to 9 तक कवर हो चुका है। आज हमने जो लिया था वो हमने जो है 10 to 14 चैप्टर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और मेहनत के साथ कीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी कंसंट्रेशन के साथ कीजिए ताकि इस बार का अपना CTET का एग्ज़ाम आप निकाल सकें। ऑल द बेस्ट। चलते हैं।